चलो जब आगे आज हम शुरू करते हैं। हम लोग इसके अंदर 2 स्टेप पढ़े हुए हैं। एक पढ़े हैं निषेचन से पहले की घटना, एक पढ़े हुए हैं निषेचन वाली घटना है। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? निषेचन पश्च घटना है। यानी जैसे ही हमारे पास हमारे कान के अंदर ये आवाज गूंजी निषेचन पश्च घटना है, तो हमारे दिमाग में एगो वर्ड तो सबसे पहले आ गया होगा, और वो होगा कौन सा? युग्मनज। कौन सा? जब हम इसी युग्मनज के बारे में बात करते हैं तो यानी ये युग्मनज कब बनता है? जब निषेचन होता है। कब? जब वो कोशिका जो होता है वो डेवलप, यानी 2 गो नर और मादा का कोशिकाएं आपस में संलयन करके जब बना होगा तभी ना ये युग्मनज बना होगा। और ये युग्मनज बनने की बाद की क्रियाएं क्या है वो इसके अंदर हमें बताने का काम किया जा रहा है। बोला कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है। यानी लैंगिक जनन यानी युग्मक का बनना, युग्मक का स्थानांतरण होना और युग्मक का मिलना। क्या क्या बोले? युग्मक का बनना, युग्मक का स्थानांतरण होना और ये स्थानांतरण होने के बाद मिलना। ये जो घटनाएं हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। वो होने वाली घटनाओं के पश्चात ही किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। और युग्मनज का निर्माण होता है यही निषेचन पश्च घटनाएं के नाम से जाना जाता है। पश्च का मतलब बाद वाली घटना है, निषेचन की बाद वाली घटना है। तो पहला इसके अंदर है हमारे पास कौन सी? युग्मनज। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बोलो ये अगुणित होगा कि द्विगुणित होगा? ये युग्मनज जो है वो अगुणित होगा कि द्विगुणित होगा? क्या होगा? द्विगुणित होगा। बार बार कह रहे हैं घर पे पढ़ना स्टार्ट करो, समझना स्टार्ट करो, बात को अभी से बुझना स्टार्ट करो, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा, भयानक दिक्कत हो जाएगा। बोलो ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये द्विगुणित होता है। और बताओ अगर 2n बोले कि n बोले? क्या ये? यानी इसके अंदर क्रोमोसोम का बोलो दोनों सेट मौजूद रहता है कि नहीं रहता? तो बोलो ये हमारे लिए क्या है? 2n। हमारे जीवन का सबसे पहला कोशिकाएं बोलो यहीं से स्टार्ट होता है कि नहीं स्टार्ट होता है? तो इतना चीज हमने कम से कम इसके बारे में जानना होगा। ये चीज अगर जान के रखेंगे तो इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। ठीक। तो युग्मनज का मतलब क्या? कि 2 गो युग्मक मिला, नर यानी नर और मादा युग्मक। कौन सी? नर और मादा युग्मक जब आपस में संलयन किया तो बोलो उस युग्मक के संलयन करने के बाद क्या बना? युग्मनज बना। युग्मनज बना तो अच्छा नर युग्मक और मादा युग्मक जो होगा वो अगुणित होगा कि द्विगुणित होगा? क्या होगा? ये अगुणित होगा। ये जो था ये क्या था? अगुणित था। और यही अगुणित अगुणित यहाँ पे मिलके क्या बनाया? इसका जो है बोलो वो n है कि नहीं है? इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्रोमोसोम आधा हुआ था कि नहीं हुआ था? किस विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा? अब ये द्विगुणित बन गया, युग्मनज बन गया है। कहते हैं कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है, हमेशा देखने को मिलता है, सभी जगह देखा गया है कि जो जीव द्विगुणित युग्मनज का निर्माण जो होता है वो कब पॉसिबल होता है? किसके द्वारा? यानी ये स्पष्ट कर रहा है कि नर अलग और मादा नर अलग और उस नर अलग और मादा अलग के बीच में जब परस्पर कौन सा जनन हमें देखने को मिलता है? लैंगिक जनन। तो उसी के उपरांत हमें क्या मिलता है? वहाँ पर युग्मनज बनता है। और यह हमेशा हमें देखने का काम किया गया बिना एक्सेप्शन का। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम यानी प्रायः जल से होता है। बोलो कल ये बात बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? कि बाह्य निषेचन करने वाले जीव जो है उसको निषेचन करने के लिए कहीं ना कहीं बाहर की चीजों की जरूरत होती है।
जबकि वो जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन यानी शरीर के अंदर, इसमें जो युग्मक का मिलन हो रहा था, बाह्य निषेचन में जो युग्मक का मिलन हो रहा था, वो शरीर से कहाँ? बाहर, शरीर से बाहर हो रहा था। लेकिन अगर बात कहेंगे युग्मक का जब शरीर के अंदर मिलन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? आंतरिक निषेचन। कौन सा निषेचन? आंतरिक। उनके शरीर के भीतर किसका निर्माण होगा? यानी पहले जो जीव था वो क्या कर रहा था? उसके शरीर के अंदर बनने वाले युग्मक को वो शरीर के बाहर जो है क्या करता था? भेज देता था। बाकी का काम किसी दूसरे चीज के द्वारा हो पा रहा था। यानी आपस में मिलने का काम जो है वो किसी ना किसी बाह्य कारक के द्वारा हो रहा था। लेकिन आंतरिक में ऐसा नहीं है। आंतरिक में कैसा है? तो आंतरिक में शरीर के अंदर यानी नर युग्मक को प्रवेश करना है तो वो शरीर के अंदर प्रवेश करेगा उसी के द्वारा, और फिर अंदर में जाके मिलने का काम होगा, उसे हम क्या कहेंगे? और उसके अंदर जो युग्मनज बनता होगा यानी युग्मक का मिलन होता होगा वो शरीर के कहाँ हो रहा होगा? अंदर हो रहा होगा। शरीर के कहाँ हो रहा है? अंदर हो रहा है। चल ठीक। आगे का जब इसके अंदर बात करते हैं तो लिखा हुआ है कौन सी कि युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहां के पर्यावरण पर निर्भर करता है। युग्मनज के आगे का विकास यानी अब जो दोनों युग्मक मिल गया है, उन दोनों युग्मक मिलने के बाद जो युग्मनज बना है उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, वो जीव के अपने जीवन चक्र यानी जिस जीवन के अंदर ये घटनाएं घटी है वो जीव के जीवन चक्र पर ये चीज निर्भर कर रहा है, वहाँ के पर्यावरण पे वो चीज निर्भर कर रहा है कि अब वो युग्मनज से आगे जो बनता है वो बनता भ्रूण। क्या बनता है? भ्रूण। आगे जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये भ्रूण का विकास किस पे निर्भर करेगा? उस जीव पर निर्भर करेगा जिस जीव के अंदर ये घटनाएं घट रही है, उस जीव के जीवन चक्र पे, उस जीव का पर्यावरण कैसा, उसके ऊपर ये चीज निर्भर करेगा कि उसके अंदर वो युग्मनज से जो अब भ्रूण और भ्रूण से जो शिशु बनने का कार्य होगा वो शिशु का डेवलपमेंट इस सब फैक्टर पे काम करता है। तो कहते हैं वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। फंजाई एवं शैवाल से संबंध जीवों में युग्मनज एक मोटे भित्ति को विकसित करता है। किसके अंदर? फंजाई और शैवाल। ये सूक्ष्म टाइप के जीव है, ये ज्यादा विकसित जीव नहीं है। कौन जगह? फंजाई और शैवाल। इसके अंदर अलैंगिक जनन के द्वारा तो युग्मनज का निर्माण हुआ, लेकिन उस युग्मनज को प्रोटेक्शन चाहिए। उस युग्मनज को क्या चाहिए? उस युग्मनज को प्रोटेक्शन करने के लिए वही वाला बात की इस युग्मनज के ऊपर में क्या बन जाएगा? भित्ति बन जाएगा, लेयर बन जाएगा। ये भित्ति जो रहता है वो शांत अवस्था में चला जाता है। किस अवस्था में? ये जब तक इसका डेवलपमेंट बेहतर ढंग से हो ना जाए तब तक ये भित्ति जो है इसके लिए मजबूती प्रदान करने का काम करता है। ये भित्ति किसका काम करेगा? ये बचाने का काम करेगा पानी से, आग से, तुम लोग जैसा सुतार से कि आके उसको फोड़ ना दे। ये उसको प्रोटेक्शन देना चाहता है, ये उसको चाहता है कि इसके अंदर से जीव का विकास हो, जीव का क्या हो? निर्माण हो। इसलिए के बताया जाता है कि उस युग्मनज के ऊपर एक मोटी भित्ति बन जाए। इस बेचारे के पास कहीं भागने का भी ऑप्शन तो नहीं है, माँ बाप का केयर भी तो इसके ऊपर नहीं है, इसलिए कि उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज की जरूरत पड़ती है जो उनकी शुष्कन यानी सूखने से, उस युग्मनज को कौन सी होने से? सूखने से, तथा उसको क्षति होने से क्या करवाती है? रक्षा करवाती है। क्षति होने से या अंकुरन से पूर्व यानी जब तक उसके अंदर एक जीव विकसित, नई जीव विकसित ना हो जाए, जब तक उसके अंदर कौन सी ना हो जाए? अंकुरन। तो उस अंकुरन से पहले काफी समय तक वो शांत काल में चला जाता है। किस काल में रहता है? शांत काल में रहते हैं। उसको ज्यादा चीज से कोई मतलब नहीं होते। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों, जैसे कि हम क्लास 11th के अंदर पढ़े थे ना, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक पढ़े थे ना 11th के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग बोला है कि 11वीं कक्षा में हम पुस्तक में देखे थे क्या कि द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज अर्धसूत्रण के द्वारा विभाजित होता है। किसके द्वारा? और फिर से उसके अंदर क्या बन जाता था?
अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है, जो एक अगुणित किसका व्यक्ति एक इंडिविजुअल का निर्माण में और वृद्धि कराने में मदद करता है। और आप अपनी 11वीं कक्षा के पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कि द्विगुणितिक एवं समद्विगुणितिक गुणितिक, जिसको हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते थे, जिसके अंदर आधा जीवन चक्र क्या चल रहा था, अगुणित चलता था, और आधा जीवन चक्र कैसा चलता था, द्विगुणित चलता था। उस जीवन चक्र वाले जीवों में जो युग्मनज होता वो किस प्रकार से विकसित करता था, आधा जीवन उसका चल रहा था अगुणित, आधा जीवन। और उसी अवस्था में एक काल जो होता था वो उसका यंग काल कहलाता था, वयस्क काल, और एक जो था वो जन्म का काल कहलाता था, जब अगुणित होते थे, जब उसके अंदर असूत्री विभाजन होता था, तब कौन सा काल कहलाता था, अगुणित वाला। कौन वाला? और जब फिर से उसका दोनों मिलकर जीवन का एक नया रूप देता था तो हम उसको क्या बोलते थे, द्विगुणित। तो इस तरह से उसके अंदर वो विकास हो रहा था। 11th के अंदर हम देखे थे। आगे लिखा हुआ है कि युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जीवों के बीच की महत्वपूर्ण क्या है, कड़ी। बात सही है। जैसे युग्मा कौन सी है, यहाँ पर है तुम्हारे पास युग्मा, और यहाँ पर है तुम्हारे पास कौन सी, जीव। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, युग्मनज। क्या आएगा, एक है तुम्हारे पास कौन सी, युग्मा, दूसरा है तुम्हारे पास कौन सी, जीव। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, क्योंकि जब तक ये कड़ी नहीं आएगा तब तक ये बनेगा। और ये युग्मक भी बन के क्या फायदा, युग्मक से जीव कब बनेगा, जब युग्मनज बनेगा। यानी एक युग्मक नर का एक युग्मक आपस में बोलो मिलान करेगा, और जब आपस में मिलान करेगा विकसित होगा तब क्या बनेगा, युग्मनज। और वो युग्मनज धीरे धीरे विकसित करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, जो बोलो इसमें कोई दिक्कत बोले ना रे। तो बताया जाता है कि युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जीव के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो प्रजातियों को कौन सी निरंतरता को सुनिश्चित करती है, और प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिकाएं युग्मनज से ही होता है। यानी हम लोग का भी जीवन या किसी भी जीव का जीवन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। यानी अगर ये नहीं तो कोई और भी जीवन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, बोलो बात समझ में आया। यहाँ तक में किसी को कोनो दिक्कत परेशानी तो चलो। अब हमारे पास जो है आगे है वो क्या है, भ्रूण उद्भव। कौन सी है, कौन सी है, अच्छा ये भ्रूण उद्भव कब होता है, कब, ठीक। अब देखो एगो चीज और यहाँ पे हम सीखे, और वो चीज क्या है कि जब भी लैंगिक जनन होगा, कौन सी, जब भी हम लैंगिक जनन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कौन सी, युग्मक जनन। क्या पढ़ना होगा, यानी युग्मक की उत्पत्ति कैसे होगी। दूसरा हमें पढ़ना होगा कि युग्मक का उत्पत्ति तो हो गया, युग्मक का हमें दूसरा क्या करना होता है, युग्मक का स्थानांतरण। क्या करना होता है, क्या करना होता है, स्थानांतरण, ठीक। तीसरा जो हमें पढ़ना होता है वो क्या होता है, युग्मक का संलयन। क्या पढ़ना होता है, युग्मक का संलयन। चौथा जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, युग्मनज। संलयन हो गया तो क्या बना, क्या बना, बना कि ना बना। उसके बाद हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना, युग्मनज बना, उसके बाद। यानी अगर कहने का मतलब, अगर हमें इसके बारे में बात करें, लैंगिक जनन के अंदर का पढ़े, तो हमें इस क्रिया से क्या करना होगा, गुजरना होगा। क्या करना होगा, क्या करना होगा, पहले किस क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या। यानी ये चीज होगा ही, और इस चीज को दिमाग में जहन में बैठा लो, क्या कि आगे पढ़ाएंगे जवाब नहीं देगा चुटिया देंगे। सुना, निपुछ मारेंगे, इसको ऐसे खोल के फेंकेंगे, उसके बाद पुष्ट टंगाएंगे। सुन लिया ना। तो इसलिए कि ये चीज हमेशा आना चाहिए, जब भी हम अगर लैंगिक जनन का बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब हमारे पास कौन सी, भ्रूण उद्भव। तो बताया जाता है कि भ्रूण की उत्पत्ति
युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को बताने का काम करता है, बताने का काम करता है। ये भ्रूण का जो उद्भव है वो की क्या है, तो युग्मनज से किसका निर्माण, कि ये युग्मनज से जब भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को ये बतलाने का काम करता है। यहीं तक नहीं, ये बात बोल रहा है कि भ्रूण उद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन, कौन सी युग्मनज, यानी हमारे पास जो एक युग्मक के मिलन होने के बाद जो एगो 2n वाला कोशिका बना था, जिससे ये जीव क्या करेगा, विकास करेगा। उस जीव के अंदर, उस कोशिका के अंदर अब कैसा विभाजन, कैसा विभाजन, अब उसके अंदर समसूत्रण विभाजन देखने को मिलेगा। यानी अगर इस कोशिका के अंदर 46 गो क्रोमोजोम है, इस कोशिका के अंदर कितना क्रोमोजोम है, अगर इस कोशिका के अंदर हमारे पास 46 क्रोमोजोम वाली कोशिका, 46 क्रोमोजोम है इसके अंदर, तो अब इससे जो भी कोशिका का निर्माण होगा, जो भी कोशिका का उन सभी कोशिका में क्या होगा 46। हम एक बात बताते हैं, हमारे पूरे के पूरे कोशिका के अंदर जो क्रोमोजोम की संख्या होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है, और वो ये जो पूरा का पूरा शरीर बना होगा, वो पूरा का पूरा शरीर बोलो एक ही कोशिका से बना है, और उस कोशिका का नाम क्या था स्टार्टिंग में, युग्मनज, बोले ना रे, अरे वही युग्मनज ना हमारे माँ के गर्भ में धीरे धीरे डेवलप किया, और धीरे धीरे डेवलप करने के बाद जो है वो आगे विकसित किया कि नहीं किया। तो वो जो हमारे पास विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करने का काम करता है, वो जो युग्मनज होता है, कहते हैं कि भ्रूण की उत्पत्ति के दौरान युग्मनज कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है। यानी वो युग्मनज कोशिका जो है वो विभाजित होते हैं, और कैसा विभाजन, उसके अंदर समसूत्रण विभाजन, और उस समसूत्रण विभाजन के कारण वो कोशिका क्या होता है, विभेदीकरण होता है। कोशिका का क्या होता है, कोशिका का विभेदीकरण होता है। कोशिका जो है वो विभाजन करने का काम करता है। यानी अगर ये 2n वाला कोशिका था, तो फिर ये 2n वाला कोशिका, ये 2n वाला कोशिका, फिर ये कोशिका विभाजन करेगा, ये भी समसूत्री विभाजन करेगा, ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा, ये भी 2n, यानी सब कोशिका जो यहाँ से विभाजित करेगी, वो कोशिका कैसा विभाजित करेगी, समसूत्रण विभाजन करेगा। और समसूत्रण विभाजन करने से हमारे नए नए कोशिका का क्या होगा, निर्माण होगा। हमारा शरीर का बोलो निर्माण होगा कि नहीं होगा, बोलना। तो वही ये बोल रहा है कि वो समसूत्रण विभाजन करता है, और उसके उपरांत क्या होता है, कोशिका का विभेदीकरण होता है। कोशिका जो होते हैं वो क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, वो उस विभेदीकरण से क्या होता है, गुजरता है। भ्रूण विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाएं के समूह का एक निश्चित रूपांतरणों में कोशिका एक निश्चित रूप में बदलते रहते हैं, और उसी से गुजरकर हमारे शरीर का विशेषाकृत ऊतकों का निर्माण करता है, अंगों की रचना करती है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर या हमारे इस पृथ्वी पर एक नए जीव की निर्माण होती है। और आप पिछली कक्षा में कोशिका विभाजन तथा विभेदीकरण की प्रक्रियाओं के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। कहाँ पर, तो 11th, कहाँ पर, वहां से अगर हमको कुछ जानकारी है तो हमको 12th समझ में आएगा। लेकिन अगर हम वहां पे नहीं समझे तो फिर हम अभी तो बता नहीं सकते हैं, बोलो। क्या कि अभी वाला में बस अभी का ना पैसा लेंगे, पिछले वाला का तो पैसा चल गया, तो क्या हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना तो हम लोग के पास सेंस है कि हम कोशिका विभाजन यानी कोशिका की बटना, और कोशिका की बटने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जैसे कोशिका का समूह, कोशिका क्या क्या है, उसी कोशिका के समूह के अंदर एक कार्य होता है, उस कार्य को बोलते हैं हम सर्म विभाजन। क्या बोलते हैं, हमारे कोशिका के समूह के अंदर क्या होता है, सर्म विभाजन। यानी कोशिका के समूह के अंदर हमारे कोशिका का वो जो समूह है, उस कोशिका के समूह के अंदर
किस प्रकार से वो कोशिका के समूह फिर अलग होगा और उसके काम से, जैसे कि हमारा मान लो कि कोशिका के समूह से इस हाथ का उत्तक का निर्माण होगा, तबे ना हाथ बना होगा, तबे ना पैर बना होगा, तबे ना हमारे पास आंख बना होगा, मुंह बना होगा। ये उस समय धीरे धीरे माँ के गर्भ में विकसित हुआ होगा और विकसित होने के साथ कोशिका के समूह के अंदर कुछ कोशिका के पास कार्य करने की एबिलिटी आ गया होगा, यानी वो एक निश्चित कार्य को कार्य पाता। जैसे हाथ का निर्माण हुआ तो हाथ हाथ वाला काम कर रहा है, पैर जो है वो पैर वाला काम कर रहा है, मुंह जो है वो मुंह वाला काम कर रहा है, हमारा दिल जो है वो दिल वाला काम कर रहा है, फेफड़ा फेफड़ा वाला काम कर रहा है, पाचन तंत्र वाला काम कर रहा है, श्वसन तंत्र वाला काम कर रहा है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो अंग का निर्माण हुआ है, उसका जो विभेदीकरण हुआ है, वो ऐसे थोड़ी हो गया। वो कोशिका के समूह के अंदर ही कोशिकाएं के पास कार्य करने की एबिलिटी होती है, उसको विकसित करने के दौरान जो उसके अंदर एबिलिटी होती है, उसके कारण, जैसे कि मान लो कि हम मनुष्य हैं, हम क्या है? हम मनुष्य हैं। हम जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं, हमारे पास बोलो कार्य करने की अलग अलग एबिलिटी आता है कि नहीं आता है? बचपन में थे सिर्फ नुन्नू बाबू कर रहा था, जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ जानवर की तरह पीटना स्टार्ट कर दिया, फिर बुद्धि हुआ, फिर अपना गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं जिंदगी का, फिर उसके बाद होता शादी विवाह होता, अपने पता चलता है कि कमाने के लिए हाथ पैरों होता है, अपने पता चलता है हाथ खाने और पीने के लिए होता है। यानी अपने समय के साथ हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर विकसित होने के कारण हम अपना कार्य को खुद संपन्न करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई ज्यादा तो आके बताने वाला नहीं होता है। बोलो ना, नाक से सांस लेने का काम कोई आके बोला था, मुंह से खाने का काम कोई आके बोला था, आंख से देखने का काम कोई आके बोला था, कान से सुनने का काम कोई आके बोला था? नहीं। जब हम धीरे धीरे विकसित करते हैं तो हमारा खुद विभेदीकरण हो जाता है, हम खुद उस ढंग से वो अपना सारा चीज को संपन्न करना स्टार्ट कर देते हैं। वही बोला है कि जीव का निर्माण होता है, और आपने पिछली कक्षा में इस चीज के बारे में पढ़े हुए। आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि प्राणियों के अंड प्रजक तथा सजीव प्रजक। कौन सी? क्या हमारे पास प्राणी जो होते हैं अब दो प्रकार के होते हैं, एक बेबी पैरस होते हैं और एक ओवी पैरस होते हैं। अंड प्रजक यानी वैसा जीव जो किसको? अंडा, किसको? अंड का, और एक ऐसा जो जीव को, किसको? जीव को। यानी हम लोग जैसे जो जीव है वो अपने बच्चे को जन्म देता है, लेकिन अगर कबूतर का बात करें, मुर्गा का बात करें, किसका? मुर्गी का बात करें तो वो किसको जन्म देने का काम करता है? तो वो अंडे को जन्म देने का काम करता है। तो हम उसी प्रकार से उसे अंड प्रजक और सजीव प्रजक के श्रेणियों में क्या करने का काम करते हैं? विभक्त किया गया है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज यानी 2n से ने माता जनक के शरीर के बाहर विकास किया है, अथवा कहाँ क्या है? भीतर, अर्थात तो उसका जन्म निषेचित है या अनिषेचित अंडों के द्वारा हुआ है, अथवा शिशु के रूप में वो प्रसव से जन्म हुआ है, या अंड प्रजक प्राणियों में जैसे कि किसके अंदर? सरीसृप के अंदर तथा पक्षी के अंदर के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर वो निषेचित क्या करने का काम करता है? अंडे को। किस चीज को? तो यानी ये अब ये बताना चाह रहा है कि जो जीव है वो जीव अंड प्रजक जीव है या सजीव प्रजक जीव है। वो निषेचन होने के बाद अंडे को जन्म देता है या निषेचन होने के बाद सजीव प्रजक को जन्म देता है। इस चीज पे हम जीव को दो भाग में बांटते हैं, एक बेबी पैरस और एक जो है वो ओवी पैरस। लेकिन एक और घटना होती है, ओ बेबी पैरस के नाम से उसको हम जानने का काम करते हैं, जो तुमने बुक में नहीं दिया हुआ। लेकिन अंड प्रजक वाले जो प्राणी होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, जो पक्षी के वर्ग के अंतर्गत आते हैं, वो अपने इस पर्यावरण के अंदर घोंसला बना के या ऐसा स्थान सुनिश्चित करता है जिस जगह पर वो उस चीज को क्या कर सके? अंडे को जन्म दे, और उस अंडे को क्या कर सकता है? विकसित कर सकता है। तो वो सुरक्षित स्तर पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं, जो किसका? कठोर कैल्शियम युक्त कवच से क्या रहते हैं? ढके रहते हैं, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन के द्वारा नए शिशु को क्या करता है? जन्म देता है।
जबकि दूसरी ओर सजीव प्रजक जीवों यानी अधिकतर स्तनधारी जिसमें कि मानव शामिल है, तो क्या बोला गया कि जीवों में मादा जीव के शरीर के भीतर, किसके अंदर, मादा जीव के शरीर के भीतर पहले युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है, भ्रूण से शिशु का विकास करता है और एक निश्चित अवधि के बाद विकास होने के चरणों को पूरा करने के बाद वो जीव शरीर से प्रसव के द्वारा फिर पैदा किए जाते हैं और भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण जो इसके अंदर होता है वो सजीव के अंदर होता है, एक माँ के अंदर होता है। अर्थात सजीव प्रजक जीवों के उत्तर जीवितता रहने की सुअवसर क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी ये स्पष्ट कर दिया है, ये इस बात को स्पष्ट कर दिया है क्या कि अंडे को जन्म देने वाले जीव से बेहतर जीव है कौन, बच्चे को जन्म देने वाला। क्यों? अंडा आया, अगर उसका ऑमलेटे बन गया रास्ते में तो फिर तो ठीक है कि उसको देने के बाद युग्मनज होने के बाद एक नए जीव का निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन अगर वो माँ के गर्भ में पल रहा तो वहां पर उस भ्रूण को सुरक्षा मिलता है, केयर मिलता है। कुछ भी होता है तुरंत डॉक्टरी जांच के लिए चले जाते हैं, कोई भी चीज होता है रेस्टिंग में डाल देते हैं, चलो कोई बात नहीं अभी रेस्ट करो कोई बात ना है। यानी उस गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे को हम कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहते, उसको पूरा का पूरा जब तक जन्म हो ना जाए उस बच्चा के साथ उस माँ का भी पूरा का पूरा केयर होता है, ठीक। लेकिन जो अंडक वाला प्रजक होता है, अंडा जन्म को दिया और बहुते रास्ते में ऑमलेटे बना लिया, बहुते जो है पकड़ के रगड़िए दिया, उसन के खा लिया, ऑमलेट बना के खा लिया। तो क्या बोला गया कि पेरेंटल केयर जो ज्यादा देखने को मिलता है ना वो मिलता है सजीव प्रजक में। किसमें? माता पिता का केयरनेस जो मिलता है वो किसमें मिलता है, सजीव प्रजक। इसलिए के अंडा प्रजक से बेहतर होता है कौन, सजीव, क्योंकि अपने भ्रूण में अपने बच्चा को सही से देखभाल करता है। और उसके अंदर माँ बाप भी, अंडा देने वाला जो माँ बाप होता है वो छिछड़ा होता है, अंडा दे देता अपना गोल हो जाता है, क्या हो जाता है, गोल। जबकि कुछ कुछ जो होता है वो बहुत केयर करता है, क्योंकि उस अंडा को स्फुटन होने के लिए, स्फुटन का मतलब उससे जीव फूट के जीव का बाहर आने तक उस के अंदर मादा जो होता है वो अपने उस अंडा को सेकते रहता है, कवर करके रखता है, उसको हीट देता है ताकि हीट मिलने से वो स्फुटन हो, ढीला हो, लूज हो और उस बच्चा को विकसित होने के लिए जो ताप की जरूरत है वो ताप भी उसको मिलना चाहिए। तो कुछ कुछ जीव जो होता है वो इस टाइप के उसके अंदर केयरनेस होता है, उसके जो मादा होते हैं वो इस टाइप का केयर करता है, लेकिन बहुत सारे जो जीव होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाता, ठीक। आगे जब इसके अंदर का बात करते हैं तो अब है हमारे पास इसके बारे में पुष्पीय पादपों में जब युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, किसके अंदर, यानी उस पुष्प के अंदर का जो बात हम करते हैं तो उस पुष्प के अंदर जो यहाँ पे बीजांड होता है, क्या होता है, यहाँ पर बीजांड होता है। तो पुंकेसर के थ्रू जो परागकण आया था वो इस पे आया, पराग नली के द्वारा जो था पराग यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पर बीजांड के अंदर निषेचन का कार्य हुआ। और क्या बोला जाता है कि युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है और निषेचन के पश्चात उस फूल के, इस फूल के अंदर, इस पुष्प के जो बाह्य दल सब होते हैं, कौन सी, जैसे कौन सी, पंखुड़ी, उसके अंदर जो नर वाला भाग होता है पुंकेसर, नर वाला भाग पुंकेसर होता है ना, पुंकेसर मुरझा के क्या हो जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर से एक नए किसकी उत्पत्ति होगी, बीज की, नए किसकी उत्पत्ति होगी, एक बीज की उत्पत्ति होगी, इसलिए कि ये सारा मुरझा के गिर जाता है। कहते हैं कि क्या आप एक ऐसे पादप का नाम बता सकते हैं जिनमें बाह्य दल पुष्पों में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो खोज के आना कल ऐसा कौन है। फिर आगे बोला गया कि यद्यपि स्त्री केसर, कौन, पादप से जुड़ा रहता है, स्त्री केसर तो जुड़ा रहेगा, ये मादा वाला भाग जुड़ा रहता है, नर वाला भाग खत्म। बताया जाता है कि युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में, कौन सी, युग्मनज, यानी इस बीजांड के अंदर होता है कौन, भ्रूण। बीजांड का मतलब ये जहाँ पर बीज का निर्माण हुआ, लेकिन उसके अंदर कौन सी, भ्रूण। तो युग्मनज का क्रिया कहाँ होता है, भ्रूण के अंदर, गर्भ के अंदर। जबकि बीज जो बनता है वो किससे विकास होता है, बीजांड से। और बोला जा रहा है कि जब इसका डेवलपमेंट होता है ये और विकसित करता है,
तो अंडाशय यानी वो बीजांड जो है, जो पूरा का पूरा सम्मिलित रूप है, उस अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल के रूप में विकसित करता है, जो आगे चलकर क्या बना सकता है? फल वृत्ति का निर्माण करते हैं, और इसे हम फल वृत्ति के नाम से जानते हैं। ठीक, लेकिन बीज जो बनता है वो भ्रूण से बनता है। बीज जो बनता है वो लिखा हुआ है ना, बीजांड से कौन विकसित होता है? बीज। बीजांड से बीज। जैसे एक बात हम बोलते हैं, आम देखा है ना, आम। आम के ऊपर आम एक फल है और उसके सेंटर में क्या है? बीज है। तो वो जो बीज निर्माण हुआ होगा ना, वो बीजांड से हुआ होगा। किससे हुआ होगा? किससे हुआ होगा? बीजांड। लेकिन उसका फल जो है वो उसका गर्भाशय वाला भाग है, अंडाशय वाला भाग है। कौन वाला भाग है? कौन सा वाला? तो वो अंडाशय से जो होता है वो आगे चल के फल बना, और बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है, और आगे चलकर फल वृत्ति का निर्माण करता है वही। और इसका कार्य फल को क्या करना होता है? सुरक्षित करना होता है। फल वृत्ति जो होता है वो 3 रूप से होता है। क्या रूप से? एक होता है पेरिकार्प। कौन कार्प? पेरी का मतलब ऊपरी और कार्प का मतलब कवरिंग, उसका रहता है। फिर होता है पेरिकार्प के बाद मीजोकार्प, फिर होता है इंडोकार्प। कौन सी होता है? बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति और आंतरिक भित्ति। ठीक, तो फल के अंदर क्या टाइप का भित्ति हो सकता है? 3 टाइप का, पेरिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प। कौन कौन? कौन कौन? और बताया जाता है कि इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करता हो। विकिरण के पश्चात बीज यानी जब अंकुरन होने वाला होता है, जब फैलता है, तो अनुकूल परिस्थितियां आने पे वो बीज अंकुरित होते हैं और नए पादप को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। और इस तरह से तुम्हारा चैप्टर का क्या हो जाता है? सत्यानाश हो जाता है। इसके अंदर जो है ये तुम्हारा कौन सी है? सेपल, और ये होता है पेटल। वही इंग्लिश वर्ड है, बाह्य वाला भाग सेपल और पेटल होता है, ये वही होता है। इसके अंदर भी ये सेपल है, ये इसका कौन सी है? पेटल है। ये सेपल है, ये इसका क्या है? पेटल। अब यही वाला फिगर जो ये भी 11th के बुक से रिलेटेड है, नहीं पढ़ाए थे? हाँ, उसी से ये इसका एक्सियल वाले भाग, इसके अंदर ये अंदर में जो बना वो सेपल, ये वाला जो है पेटल। सेपल का मतलब अगर हम अपने भाषा में बोले ना, इससे बीज का निर्माण था, हम इसको मादा वाला विभाग बोल सकते हैं। कौन सा वाला भाग? और इसके ऊपर पेटल जो था उसको कवरिंग करने का काम करता है, पंखुड़ी सब देने का काम करता है। तो इस तरह से नए पादप का क्या होता है? विकास होता है। ठीक, वीडियो करो।